हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और ये लेक्चर काफ़ी छोटा रहने वाला है क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट का टॉपिक है वो उसमें हम एमरजेंसी पावर्स एंड डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है हमारा वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक रहेगा, उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक काफ़ी छोटा है, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रेसिडेंट का बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि आपकी डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या आता है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह हम जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है साइन करते हैं। आपने देखा होगा फ्रांस के साथ कोई डील करेंगे, जैसे हमने रफ़ाल जेट्स खरीदे थे प्रीवियसली 1-2 साल पहले, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं। कोई भी एग्रीमेंट किसी कंट्री के साथ हो रहा है वो हमारा प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरा, इट रिप्रेजेंट इंडिया इन द इंटरनेशनल फॉर्म्स एंड अफेयर्स। इंटरनेशनल फोरम जो भी होते हैं बाहर, उसमें जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वो प्रेसिडेंट ही करता है। हालांकि वहाँ पे जाते जो है आप देखेंगे जो IRS ऑफिसर्स रहते हैं, IFS ऑफिसर्स रहते हैं वो जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के नाम पे ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो भी हम डिप्लोमेट्स को सेंड करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, या फिर कोई दूसरी कंट्री का डिप्लोमेट इंडिया में आता है, ठीक है, तो वो उसको रिसीव कौन करता है आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कभी आपने वीडियो देखा होगा तो प्रेसिडेंट उनको रिसीव करते हैं, राइट। सो भेजता भी प्रेसिडेंट ही है, लेकिन जाते जो हैं एम्बेसडर जाते हैं, हाई कमिश्नर जाते हैं, और ये एम्बेसडर हाई कमिश्नर जो हैं IS रैंक के होते हैं या फिर IFS रैंक के होते हैं। ओके, सो ये जो है यहाँ पे इनकी डिप्लोमेटिक पावर्स हैं। मिलिट्री पावर्स हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, दैट इज़ एमरजेंसी पावर्स। तो एमरजेंसी पावर जो है हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो है प्रेसिडेंट के पास। तो सबसे पहले नेशनल एमरजेंसी की बात करेंगे। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। नेशनल एमरजेंसी हमारी आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आती है? 352 आर्टिकल में आती है। नेशनल एमरजेंसी जो है 3 बेसिस पे लगती है, मतलब 3 कारण होते हैं नेशनल एमरजेंसी लगने के। पहला कारण होता है अगर हमारी लड़ाई हो जाती है किसी देश के साथ वॉर में। दूसरा, एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है, जैसे चाइना के साथ हमने डोकलाम में देखा था एक्सटर्नल अग्रेशन, अगर ये ज़्यादा बढ़ता है तो नेशनल एमरजेंसी लगा दी जाती है। तीसरा होता है आर्म्ड रिबेलियन हो जाती है भारत के अंदर ही, तो वो जो है हमारा तीसरा कारण हो जाता है। आप देखेंगे 1857 की क्रांति जो हुई थी, उस टाइप की अगर आर्म्ड रिबेलियन जो है यहाँ पे हो जाता है तो उस केस में हमारी नेशनल एमरजेंसी लगती है। अब ये जो नेशनल एमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाएगा, इसके लिए जो है कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ये खुद से प्रेसिडेंट नहीं लगा सकता जब तक कैबिनेट डिसाइड ना करे। अब कैबिनेट में कौन होता है? एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है, आपको पता है, और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो जिसको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोल देते हैं, राइट। सो ये लोग डिसाइड करते हैं और रिटन रिकमेंडेशन करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, समझे। तो जाके जो है नेशनल इमरजेंसी लगती है। काम बैकग्राउंड में कौन करता है? कैबिनेट करता है, लेकिन प्रोक्लेम कौन करेगा? वो करेगा प्रेसिडेंट करेगा, ठीक। ये बात हो गई। अब देखो दूसरा, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत आता है? याद रखना, 356 आर्टिकल के तहत आता है। याद रखो इस बात को, आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो। प्रेसिडेंट रूल लगता है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इमरजेंसी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट रूल को ही कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं, और 356 आर्टिकल के तहत आती है। अब ये स्टेट्स में लगती है जहाँ पे भी क्या है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, तो उस केस में आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, राइट। इसके बाद दूसरा कारण ये रहता है कि अगर वो सेंटर की गाइडेशन के अनुसार जो है काम नहीं कर रहे हैं, मतलब उनकी डायरेक्शन के बिल्कुल विपरीत जाके जो है चीज़ें को फॉलो कर रहे हैं। कोई सेंटर ने एक नियम बनाया जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप देखेंगे कि J&K को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और वो अगर वहाँ की सरकार, लोकल सरकार जो है कुछ और ही करने लगे, कुछ और ही काम करने लगे जो सेंटर की गाइडलाइन के बिल्कुल सख्त खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, तब दूसरा रीज़न होता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो ये जो होता है ये आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग होता है। तो याद रखो कि प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगता है, लेकिन आर्टिकल 365 भी जो है प्रेसिडेंट रूल का पार्ट है। ओके, सो ये दोनों आर्टिकल हमारे प्रेसिडेंट रूल के अंदर आते हैं।
ये हो गया हमारा नेशनल इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना 360 आर्टिकल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। हमारे सौभाग्य की बात है, अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है काफ़ी बार, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जब भारत के पास जो पैसा है, जैसे आप देखेंगे श्रीलंका में क्या हुआ, उनके पास जो भी रिज़र्व बचे हुए थे वो सारे गायब हो गए। ठीक है, प्रेसिडेंट के हाउस पे अटैक कर दिया लोकल लोगों ने, तो वहाँ के जो पैसा था वो सारा ख़त्म हो चुका था। तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। तो अभी तक भारत में ऐसी खुशनसीबी से नहीं लगी है, राइट। तो ये 3 इमरजेंसी है जो कि तीनों की तीनों इमरजेंसी प्रोक्लेम कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ओके, ऑन एंड रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। ठीक, कैबिनेट की जो रिटर्न रिकमेंडेशन होती है वो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के केस में चाहिए होती है। बाकी अगर प्रेसिडेंट रूल की बात करें, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें, तो वहाँ पे ये ऐसे दे सकता है। अब इससे रिलेटेड एक हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहले भी पढ़ चुके हैं हम, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी सारे चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के थ्रू किए गए थे। ओके, उनमें से एक था कि प्रेसिडेंट बाउंड हैं एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या बोला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कि प्रेसिडेंट को एडवाइस माननी पड़ेगी, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की और कैबिनेट मिनिस्टर्स की, यानी कि कैबिनेट की जो है वहाँ पे जो भी वो रिकमेंडेशन देंगे इस केस में, इमरजेंसी के केस में, वो उनको माननी पड़ेगी। आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कही गई हैं। ओके, और प्रेसिडेंट को हम फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये हमारा छूट गया था पार्ट, ये मैंने आपको बताना भूल गया, लेकिन फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी जो है हमारा प्रेसिडेंट रहता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो हमें जाननी हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उतना सा जो है हमने कवर कर लिया है। अब देखो आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है इंडिया के अंदर। पहले पे प्रेसिडेंट आता है और ये सेकंड सिटीजन हम इसको बोल सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, आर्टिकल 63 क्या बोलता है, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 में लिखा है प्रेसिडेंट के बारे में, और प्रेसिडेंट के बारे में किस आर्टिकल में लिखा था, 52 आर्टिकल में लिखा था। ठीक है, दोनों में आर्टिकल दोनों पता होना चाहिए, राइट। दूसरी बात देखिए, हमने वहाँ पे इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 54 में बात की थी प्रेसिडेंट में, जिसमें हमने देखा था कि उनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। दूसरी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट की सारी जो विधानसभाएं, सारी स्टेट की विधानसभाएं हैं, उनके जो एमएलए हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड हम मेंबर्स की बात की थी। तीसरा हमने बात की थी इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो उसमें पुडुचेरी और दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ के मेंबर्स भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के केस में दोस्तों बस इतनी बात याद रखिए, सिर्फ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करता है, यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा, उसमें भी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। प्रेसिडेंट के केस में क्या था, इलेक्टेड मेंबर ही पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड मेंबर भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स की हैं विधानसभा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, ना ही यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट करेंगी, सिर्फ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करेगा, और उसमें भी इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, तो आई होप दोनों का डिफरेंस पता चल गया, प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है और वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है। अब दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। क्वालिफ़िकेशन सिर्फ सेम टू सेम है, बस एक चीज़ जो है डिफरेंट है यहाँ पे, वो भी सिटीज़न होना चाहिए था प्रेसिडेंट बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी सिटीज़न चाहिए भारत का। 35 ईयर एज उसकी भी थी और इसकी भी है। क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन किसका, मेंबर बनने के, राज्यसभा का। उसमें क्या था दोस्तों, प्रेसिडेंट में क्वालिफाई होना चाहिए मेंबर बनने के, कौन सा मेंबर, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए जो भी प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनना चाहता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। तो दोनों का कन्फ्यूज़न मत रखना, लोकसभा के केस में प्रेसिडेंट है और राज्यसभा के केस में वाइस प्रेसिडेंट है।
और यहाँ पे भी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास नहीं होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस है या फिर आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं जहाँ से आपको प्रॉफिट पैसा सैलरी मिलती है, तो वो जो है आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ओथ की बात करें दोस्तों, ओथ आर्टिकल 69 के अंदर आती है वाइस प्रेसिडेंट की। ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। और हमने प्रेसिडेंट का डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहाँ क्या कौन दिला रहा है वाइस प्रेसिडेंट को? वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे ओथ दिलाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 69 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब आगे देखो कंडीशन ऑफ द ऑफिस। ऑफिस की कंडीशन क्या है? तो जब वो प्रेसिडेंट बनेगा तो ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, ना ही पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, यानी कि राज्यसभा लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। हमने सिर्फ बात की थी यहाँ पे क्वालिफाई मेंबर होना चाहिए, उसके लिए क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एलिजिबिलिटी उसके लिए होनी चाहिए, लेकिन मेंबर होना नहीं चाहिए वहाँ पे लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का, यानी कि विधानसभा को कोई एमएलए होना चाहिए। राइट, सो ये जो है कंडीशन है इसके ऑफिस की। अब टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें दोस्तों, तो इसका भी 5 साल का ऑफिस रहता है। जैसे प्रेसिडेंट का हमने 5 साल डिस्कस किया था, इनका भी 5 साल तक जो है ऑफिस रहता है। रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। अब हमने प्रेसिडेंट के केस में किसको देखा था? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं, उल्टा है। राइट, और इनको जो है कैसे रिमूव किया जा सकता है? जैसे हमने प्रेसिडेंट को देखा था, उनको इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू ही जो है हम निकाल सकते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन इनको जो है एक रेजोल्यूशन पास करके जो है हम निकाल सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? राज्यसभा से, ये मैंडेटरी है। लोकसभा में आप रेजोल्यूशन नहीं ला सकते। अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट को निकालना है, आपको राज्यसभा में ही रेजोल्यूशन लाना होगा, और वो रेजोल्यूशन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास होगा, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी से। सेम ही चीज़ हमने प्रेसिडेंट के केस में देखी थी, दोनों हाउस में 2/3 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पास होगा, तभी जो है उनको निकाला जाएगा। अब इस केस में क्या है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2/3 चाहिए यहाँ पे राज्यसभा के अंदर, और जब राज्यसभा के अंदर ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पास हो जाएगी, फिर लोकसभा के अंदर ऐसा चीज़ नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ एग्री होने चाहिए। लोकसभा के मेंबर जो है वहाँ पे एग्री होने चाहिए, तो जो है यहाँ पे इनको निकाला जा सकता है। तो ये दोनों के बीच में, दोनों को कंपेयर करके आप चलेंगे, साइड बाय साइड लिखेंगे। तभी मैंने आपको ज़्यादा कुछ लिखवाया नहीं है, उतना लिखवाया जितना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो नोट्स मैंने आपको बने बनाए यहाँ पे दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा, खुद बनाएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अदरवाइज़ PDF तो मिल ही जाएगा आप लोगों को। राइट, अब देखो वैकेंसी कैसे निकलती है। वैकेंसी उनके केस में भी हमने देखा था कि 5 साल अगर जो है टेन्योर पूरा हो जाता है, यानी कि एक्सपायरी ऑफ टेन्योर हो जाता है 5 साल का, तब वैकेंसी जनरेट हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट की। अगर रेजिग्नेशन दे देते हैं तब जो है वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। रिमूवल हो जाता है, जैसे कि राज्यसभा में जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन पास होकर जो है इनका रिमूवल हो जाता है, तब वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। जब इनकी मान लो डेथ हो जाती है, तब जो है वैकेंसी जनरेट होती है। राइट, तो इन तरीक़ों से जो है वैकेंसी जनरेट होती है। ओके, अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस। इनकी पावर क्या है, फंक्शंस की। आर्टिकल 64 क्या बोलता है दोस्तों? ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और ये क्वेश्चन पूछा आता है, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। याद रखना, कभी भी आप राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स देखना, वहाँ पे वेंकैया नायडू बैठे होते थे, क्योंकि वो हमारे पहले क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये जो है आपका जो है आपके लिए क्वेश्चन है, आप व्हाट्सएप पर मेरे को बताएंगे। राइट, रिसेंटली ही उनको चुना गया है। तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। राइट, एक राज्यसभा का चेयरमैन होता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, और एक डिप्टी चेयरमैन होता है। लोकसभा के केस में स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। राइट, इसको हम जब राज्यसभा और लोकसभा पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे, उसमें और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि वो अलग टॉपिक है। ठीक है, उसको भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 65 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट क्या बोलता है? वाइस प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक बन सकता है। अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली कैसे होगी? सेम ही चीज़ है, रेजिग्नेशन इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, डेथ हो जाती है या फिर रेजिग्नेशन दे देते हैं। ओके, या फिर टेन्योर एक्सपायर हो जाता है, लेकिन टेन्योर एक्सपायर के केस में जो पहला प्रेसिडेंट बना हुआ था वही रहता है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते विद इन 6 मंथ्स। अब
वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कब बनेगा? जब उनकी रेजिग्नेशन दे देते हैं, इम्पीचमेंट हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट। बट कितने मैक्सिमम समय के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के लिए बन सकता है, क्योंकि 6 मंथ के अंदर जो है वहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं। आई होप इसकी क्लैरिटी आप लोगों को हो गई है। अब देखो, मान लो प्रेसिडेंट भी ऑफिस में नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, यानी कि दोनों कुर्सियां खाली हैं, प्रेसिडेंट की भी खाली है, वाइस प्रेसिडेंट की भी खाली है। उस केस में प्रेसिडेंट कौन बनता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। ध्यान रखना इस बात का। उस केस में प्रेसिडेंट कौन बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं है तो कौन बनेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रेसिडेंट भी जो है उनकी, या फिर मतलब उनकी कुर्सी खाली है, वाइस प्रेसिडेंट की भी खाली है, सीजेए की भी खाली है, तो देश कैसे चलेगा? ठीक है। सो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में सब बातें लिखी गई हैं। अगर एक्सेप्शन आ जाती है कभी भी, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या आप चीज़ें फॉलो करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बताई गई हैं। ओके। अब वाइस प्रेसिडेंट जो है, अगर प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना के रखते हैं किस केस में? जब रेजिग्नेशन दे देता है प्रेसिडेंट, हमने पहले भी डिस्कस किया, इम्पीचमेंट दे देता है, डेथ हो जाती है, अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाती है, मान लो, है ना, कि उनका ऑफिस खाली हो गया बिफोर 5 साल के पहले ही, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है प्रेसिडेंट। लेकिन फिर बाद में जो है वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं रह जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेगा ना, उसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा, तो वो पहले एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाता था राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट, अब वो है राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं रह जाएगा, फिर वो उस कुर्सी को खाली कर देगा। फिर जो है वहाँ पे कौन बैठेगा? डिप्टी चेयरमैन जो है प्रोसीडिंग देखेगा राज्यसभा की। ठीक है, तो इस तरह से जो है वाइस प्रेसिडेंट की चीज़ें हैं। ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया, बस इसी में से ही वाइस प्रेसिडेंट का आपको पढ़ना है, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो दिस वाज द सेकंड लेक्चर ऑफ पॉलिटी फॉर टुडे। आगे हम ज्योग्राफी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी के हमारे 5-6 टॉपिक हमने और करने हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।